एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। मतलब ये दोनों ही कभी एक दूसरे के साथ नहीं जा सकते। आज से 1 साल पहले तक मुझे भी यही लगता था, क्योंकि मैं जितने भी बड़े क्रिएटर्स की वीडियो देखता था हर जगह एक ही बात मिलती कि रिलीजन का साइंस से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। बट 1 साल से भी ज्यादा यूट्यूब वीडियोस के लिए रिसर्च करते हुए मुझे पता चला कि सच्चाई तो कुछ और ही है, जो अगर आपको पता चलेगी तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। बट ये बात मैंने अपने तक ही रखी। फिर मेरे सामने ध्रुव राठे की वीडियो आती है। जब मुझे रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई गई थी बचपन में, मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये बंदरों की सेना थी और ऐसा था और ये विमान उड़ते थे उस टाइम पे। देन आई डिसाइडेड कि बहुत हुआ। फिर मैं इस टॉपिक पर डीप रिसर्च करने लगता हूँ एंड कई दिनों की रिसर्च के बाद मुझे क्लू मिलता है कि सनातन धर्म के ऋग्वेद में एक जगह बताया गया है कि यूनिवर्स फॉर्म कैसे हुआ। एंड आप भी ये जानकर हैरान रह जाओगे। बट उससे पहले ये समझना जरूरी है कि मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग यूनिवर्स फॉर्म कैसे हुआ। फिर देखते हैं रिलीजन और साइंस दोनों में से कौन यूनिवर्स की फॉर्मेशन को ज्यादा अच्छे से समझा पाता है। हमारे यूनिवर्स की फॉर्मेशन को सबसे सही ढंग से समझाने वाली थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स का जन्म आज से 13.7 बिलियन साल पहले हुआ था। आज के दिन यूनिवर्स में जितना भी मैटर मौजूद है वो सभी एक छोटे से मगर इनफाइनाइटली डेंस पॉइंट में समाया हुआ था। फिर अचानक से इस पॉइंट में एक बहुत भयंकर धमाका होता है और फिर इस धमाके से यूनिवर्स तेजी से एक्सपेंड करने लगता है। हमारे यूनिवर्स में जितना भी मैटर और एनर्जी है वो सभी इसी एक्सप्लोजन से निकली एंड इवन स्पेस एंड टाइम का जन्म भी इसी एक्सप्लोजन के साथ हुआ। बट बिग बैंग से पहले क्या था? ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब साइंटिस्ट के पास भी नहीं है, क्योंकि लिटरली हमारे पास इसे पता लगाने का कोई भी रास्ता नहीं है। बट शायद इस चीज का आंसर हमें वैदिक टेक्स्ट में मिल सकता है, जिसे हम आगे डिकोड करेंगे। अब साइंस का पर्सपेक्टिव तो समझ लिया, अब चलो रिलीजियस पर्सपेक्टिव देखते हैं। एंड अब मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, सो ध्यान से सुनना। थोड़ा सा भी स्किप कर दिया तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। मॉडर्न साइंस यूनिवर्स के फॉर्मेशन को पूरी तरह से नहीं समझा पाती, क्योंकि इसमें कई सारी खामियां हैं। पर हमारे वैदिक टेक्स्ट में यूनिवर्स की फॉर्मेशन की पूरी प्रोसेस को बताया गया है। क्या कह रहे हो, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? चलो बताता हूँ। सनातन धर्म में 4 वेद हैं, उन्हीं में से एक वेद है ऋग्वेद, जिसके 10वें मंडल के अंदर क्रिएशन के 2 सबसे इंपॉर्टेंट सूक्त आते हैं, जो कि हिरण्यगर्भ सूक्त और नासिदीय सूक्त। अब दोस्तों हिरण्यगर्भ में एक श्लोक है कि हिरण्यगर्भ संवृत्ताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत सैदाधार पृथ्वी ध्यामुते मकस्मे देवाय हविषा विधेम। इसका मतलब है कि जब संसार में कुछ भी नहीं था तब सिर्फ हिरण्यगर्भ एग्जिस्ट करता था, जिसके अंदर सारे देवी देवता और पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। अब ऋग्वेद में बताया गया कि हिरण्यगर्भ एक चमकदार बीज था, जिसकी चमक करोड़ों सूर्य से भी ज्यादा चमकदार थी। यानी हिरण्यगर्भ एक ऐसी एनर्जी का केंद्र था जिसे डिस्क्राइब भी नहीं किया जा सकता। अब अगर हम बिग बैंग की सिंगुलैरिटी और हिरण्यगर्भ को कंपेयर करते हैं तो दोनों में काफी सिमिलरिटीज हैं। जैसे सिंगुलैरिटी और हिरण्यगर्भ दोनों को एक्सट्रीम ब्राइटनेस का केंद्र बताया गया है। दोनों के अंदर ही नियरली इनफाइनाइट पावर और एनर्जी थी और दोनों ही अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड को समाये हुए थे। ऋषि हिरण्यस्तुपा अंगिरसा ने हिरण्यगर्भ के बारे में बताया है कि इसके अंदर 2 फोर्सेस के बीच में बैटल चल रहा था, जिसमें से एक फोर्स थी इंद्र, जो कि लगातार हिरण्यगर्भ को एक्सपेंड कर रही थी, और वहीं दूसरी फोर्स थी वित्र, जो कि लगातार हिरण्यगर्भ को एक्सपेंड करने से रोक रही थी। और इन दोनों फोर्सेस के बीच का बैटल ऐसे ही चलता रहा। फिर एक समय ऐसा आया जब इंद्र ने वित्र को हरा दिया, जिसकी वजह से हिरण्यगर्भ बहुत ही तेजी से एक्सपेंड करने लगता है और हिरण्यगर्भ के अंदर मौजूद सारी ऊर्जा एक विस्फोट के साथ चारों तरफ फैल जाती है और इसी विस्फोट के साथ स्पेस टाइम और वो सभी मैटर जो आज मौजूद है उसका जन्म हुआ। It was the explosion of space and time into existence. वेदास में इस विस्फोट को ब्रह्मांडीय विस्फोट कहा गया है। अब इतना सब जान के आपको इतना तो समझ ही आ गया होगा कि ब्रह्मांडीय विस्फोट कुछ और नहीं बल्कि बिग बैंग है, जिसे हमारे साइंटिस्ट ने आज से लगभग 1 सदी पहले डिस्कवर किया था। The colossal explosion that created it all. The Big Bang. लेकिन वेदों का ज्ञान यही खत्म नहीं होता, अभी कुछ और बाकी है जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। वेदों के अनुसार ओम के साउंड को सोर्स ऑफ क्रिएशन बताया गया है और हिरण्यगर्भ की क्रिएशन भी इसी से हुई थी, क्योंकि वेदों में बताया गया कि ओम साउंड के अंदर वो सारी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसीज मौजूद है जो ब्रह्मांड के क्रिएशन का आधार बनती है। एंड स्ट्रिंग थ्योरी भी हमें कुछ ऐसा ही बताती है कि यूनिवर्स टाइनी पार्टिकल से नहीं बल्कि टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से बना हुआ है, जो कि एनर्जी की ही फॉर्म है। एंड इन स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशन डिसाइड करती है कि वो किस पार्टिकल को फॉर्म करेंगी। जैसे कुछ वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉन फॉर्म करेगी, वहीं दूसरी तरह की वाइब्रेशंस प्रोटॉन्स और क्वार्क्स को फॉर्म करेगी। और इन स्ट्रिंग्स की अलग अलग वाइब्रेशंस पार्टिकल को अलग अलग प्रॉपर्टीज देती हैं और वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती हैं कि पार्टिकल की एनर्जी और मास कितना होगा। ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा मास और ज्यादा एनर्जी। एंड ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने भी कहा था, इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। अब एक बार पूरी वीडियो को समराइज करते हैं ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सके, वरना कुछ देर बाद सब भूल जाओगे, जैसे एग्जाम के टाइम याद किया भूल जाते हो। अरे मजाक तो तुम समझ रहे हो, बस एक दिन मेरी कुर्सी पर बैठकर देखो कि कितने अंगारों पर बैठता हूं मैं, कितने कांटों का ताज है मेरे सर के ऊपर। बिग बैंग थ्योरी सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है जो कि यूनिवर्स के फॉर्मेशन को समझाती है।
जिसके अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स का जन्म आज से 13.7 बिलियन साल पहले एक इनफाइनाइटली डेंस पॉइंट से हुआ था, जिसे सिंगुलैरिटी के नाम से भी जाना जाता है। फिर इस पॉइंट में एक भयंकर एक्सप्लोजन होता है और फिर इसी एक्सप्लोजन से स्पेस, टाइम और वो सभी मैटर जो कि आज मौजूद है वो सभी बाहर आता है। हालांकि बिग बैंग से पहले क्या था, ये साइंटिस्ट के लिए अभी भी एक मिस्ट्री है। जबकि सनातन धर्म के ऋग्वेद में हमें हिरण्यगर्भ सूक्त और नासिदे सूक्त के माध्यम से यूनिवर्स के क्रिएशन को समझाया गया है। हिरण्यगर्भ एक बहुत ही ब्राइट और इनफाइनाइट एनर्जी का केंद्र था, जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। ये बिल्कुल बिग बैंग थ्योरी के सिंगुलैरिटी पॉइंट जैसा लगता है, क्योंकि दोनों को ही बहुत ही ब्राइट और इनफाइनाइट एनर्जी का केंद्र बताया गया है और दोनों ही अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड को समाये हुए थे। ऋग्वेद में ओम की साउंड को सोर्स ऑफ क्रिएशन बताया गया है, जिससे हमें वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी की यूनिवर्स फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंस बताई गई है। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि हमें साइंस और रिलीजन दोनों को ही इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि जहाँ साइंस ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और एविडेंस पर निर्भर करती है, वहीं रिलीजन विश्वास और आध्यात्मिकता पर आधारित है। ये दोनों ही हमें लाइफ के लिए यूनिक पर्सपेक्टिव देकर कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। जिसे साइंस के अकॉर्डिंग हमें ट्रीज नहीं काटने चाहिए, बिकॉज दे गिव्स अस ऑक्सीजन, एंड वही रिलीजन हमें इसी बात को स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से बताता है। एंड इसीलिए हम पेड़ों को भी पूजते हैं, क्योंकि रिलीजियसली इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। यह हर इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो साइंस और रिलीजन के इस कॉम्प्लेक्स रिलेशन में अपना बैलेंस और मीनिंग कैसे ढूंढता है, जिसके लिए आप मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज के साथ साथ वैदिक स्क्रिप्चर्स जैसे कि भगवत गीता को पढ़ सकते हैं, या फिर साइड बाय साइड वेदों पर रिसर्च कर सकते हैं, जिससे आपका लाइफ को देखने का नजरिया बदल जाएगा एंड आपको उससे बहुत बेनिफिट होगा। जैसे कई बड़े बड़े साइंटिस्ट को एंशिएंट वैदिक स्क्रिप्चर्स को पढ़ के अपनी रिसर्च में हेल्प मिली थी, और ऐसे ही जब मैं वैदिक स्क्रिप्चर्स पर रिसर्च कर रहा था, आई फाउंड कि मल्टीवर्स और टाइम ट्रैवल जैसी मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज के बारे में तो हमें एंशिएंट वैदिक स्क्रिप्चर्स के जरिए आज से हजारों साल पहले बता दिया गया था। अब इस पे हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। मैं मिलता हूँ आपको वहीं। एंड हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना।